से पहले मैं ये जो प्रोग्राम आपका हुआ अभी शुरू होने वाला है इसका थोड़ा डिटेल विवरणी दे देता हूँ। ये जो पेयर ट्रेड का जो कोर्स है ये 2020 का ये पहला प्रोग्राम पेयर ट्रेड में रखा गया है। आप लोग ये पहला प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं एंड इसमें मूल रूप से अगर आप देखें 4 मेथड्स आप सीखेंगे। ये चारों मेथड से जो स्मार्ट फाइनेंस का इनोवेटिव मेथड है, बीटा डिकपलिंग हुआ, जेड स्कोर को लेके जो बनाया गया, इंडेक्स डिकपलिंग हुआ, ये सारे जो मेथड से स्मार्ट फाइनेंस का इनोवेशन है। ये 2005 में ये मेथड बीटा डिकपलिंग आया था, इंडेक्स डिकपलिंग, सेक्टर डिकपलिंग, ये सब 2005 में निकाला गया था। जेड स्कोर का मेथड अभी फिलहाल निकाला गया 2-3 महीने पहले। तो ये सारे जो मेथड का एक एम रहता है कि आपको रिस्क मैनेज करके कैसे ट्रेड करें, उसी के ऊपर में आपको समझाना। एंड इसके साथ में आप लोगों को हमारा जो जेड स्कोर वाला जो सॉफ्टवेयर है ये भी फ्री एक्सेस दिया गया है 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जो लोगों के पास में सॉफ्टवेयर है उनको तो बाकी के सॉफ्टवेयर है उनको तो ये मिला हुआ है। जो लोगों के पास में ये सॉफ्टवेयर नहीं है इनको जेड स्कोर का सॉफ्टवेयर पिछले 3 महीने का यूज करने के लिए दिया गया है। और ये सेशंस जो है 4 सेशंस आपके रहेंगे। आज पहला दिन है, अगले हफ्ते सैटरडे संडे को रहेगा, सैटरडे 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर, ये दोनों दिनों में अगले हफ्ते रहेगा। उसके बाद में आपका 7 नवंबर को भी एक सेशन रहेगा। इसमें 4 सेशन में ये पूरा का चीज आपका कंप्लीट किया जाएगा। एंड इसके जितने भी रिकॉर्डिंग्स है, यानी कि इसका रिकॉर्डिंग, पीपीटी, एक्सेल सीट, ये सारे मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। इसमें कोई पूछने का बात नहीं है, ये शेयर किया जाएगा। एंड जैसे कि मैंने बताया ये पेयर ट्रेड एक एडवांस टेक्निक है। तो जब इसको ये एक एडवांस टेक्निक है तो इसमें तो एडवांस स्टडी रहेंगे ही। तो ये इस तरह से सिंपल एक खरीद लेना, कुछ भी खरीद लेना, कुछ भी बेच देना, कुछ स्टॉप लॉस लगा देना, वो सारे कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एडवांस टेक्निक है एंड इसमें बहुत सारे चीज आपको नया देखने के लिए मिलेगा, जो नई तरह से सोचना पड़ेगा, नई तरह से आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। यही होता है। इसमें बेनिफिट क्या है, पेयर ट्रेड में जब भी आप एंट्री करते हैं, अगर मार्केट में कोई वाइल्ड वोलाटिलिटी आ गया, बड़ा करेक्शन, बड़ा रैली, इस तरह से कुछ आ गया, आपका पोजीशन इतना अफेक्टेड नहीं होगा। पहला बेनिफिट। दूसरा, पेयर ट्रेड एक इनहेरिटेड हेजिंग टेक्निक है, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये एक हेजिंग टेक्निक ही है। तो इसमें रिस्क मैनेज्ड रहता है, मैनेज्ड रिस्क रहता है। अगर सही तरह से एंट्री करे तो इसका जो रिस्क है बहुत मैनेज्ड रिस्क है। आप लोगों में से जो लोग हमारा सॉफ्टवेयर बायर से आप देखे होंगे, जब भी निफ्टी, बैंक निफ्टी का पेयर ट्रेड दिया जाता है, एक एक पेयर में, एक सक्सेस ट्रेड में 20,000 25,000 इस तरह का गेन निकल आता है। बट वो ओवरनाइट नहीं मिलेगा, आज लिए काल नहीं मिलेगा। उसका जो होल्डिंग पीरियड है, जो जेड स्कोर का जो रिकपलिंग होना है वो होना चाहिए, तब जाके मिलेगा। अगर आपको कोई पूछता है ये पेयर ट्रेड होता क्या है, पहला ये समझ, अगर पूछता कोई है ये होता क्या है पेयर ट्रेड, तो मार्केट में जो स्टॉक सब ट्रेड होते हैं उसमें 2 तरह का सिचुएशंस होता है। एक होता है आपका एक्यूमुलेशन, यानी कि पीपल उसको खरीदते हैं। दूसरा ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मेजॉरिटी ट्रेडर इसको बेचते हैं। तो जब भी इसको कोई बेचता है, कोई दूसरा तो खरीद रहा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो सिलसिला चल रहा है, इसका जो स्टडी है इसी को बोलते हैं पेयर ट्रेड। यानी कि आपको एक कंपनी का शेयर तब खरीदना है जब ये डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल का एंड में पहुंचेगा,
यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जब खत्म होने वाला होगा तब आपको खरीदना है, एंड उसी समय में इसको हेज करने के लिए एक स्टॉक ऐसे आपको बेचना है जो आपका एक्यूमुलेशन साइकिल का एंड में होगा, यानी कि जिसमें अभी डिमांड ड्राई हो गया है उसको बेचना है, जिसमें अभी सप्लाई ड्राई हो गया है उसी को खरीदना है। यही प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को माना जाता है पेयर ट्रेड। तो पेयर ट्रेड में कॉम्बिनेशंस रहेंगे, दो कॉम्बिनेशन रहेगा, एक खरीदने वाला दूसरा बेचने वाला। बट किसको खरीदे किसको बेचे उसको आपको मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा। आप तो हर ट्रेडर को जाके पूछ नहीं सकते, 4 करोड़ ट्रेडर है इंडिया में, तो सबको तो जाके आप पूछ नहीं सकते क्या आप ये अभी खरीद रहे हैं क्या, तो 4 करोड़ लोगों का तो सर्वे लेके इमीडिएटली एक डिसीजन आप ले नहीं सकते। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकली उसको समझना पड़ेगा। जो उसका प्राइस में बिहेवियर्स आए हुए हैं उसी को देख के मैथमेटिकली आपको ये जानना पड़ेगा क्या इसमें किस तरह का ट्रेड अभी चल रहा है, क्या ये एक्यूमुलेशन फेज में है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, ये सारे चीज आपको समझना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस जो होता है वही प्रोसेस को हम मानते हैं पेयर ट्रेड। पेयर ट्रेड एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज का एंड में, सप्लाई फेज का एंड में जो स्टॉक है उसको खरीदते हैं, जो डिमांड फेज का एंड में है, जो एक्यूमुलेशन फेज का एंड में है उसी स्टॉक को हम बेचते हैं। वो प्रोसेस को पेयर ट्रेड माना जाता है, वो प्रोसेस को पेयर ट्रेड माना जाता है। तो इसी को बोलते हैं पेयर ट्रेड। तो यही पेयर ट्रेड कॉन्सेप्ट के ऊपर में 4 मॉड्यूल में आप पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो आज का जो मॉड्यूल रहेगा इसमें पूरे के जितने भी फॉर्मूला सब यूज होने वाला है आगे चल के, वो सारे फॉर्मूला आज डिस्कशन हो जाएगा। अगले आने वाले जो हफ्तों में जो सेशंस होंगे उसमें सिर्फ हम जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे उसका प्रोसेस क्या रहेगा, वो इनिशिएशन के टाइम पे कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, क्या क्या स्टडीज को, किस किस फॉर्मूले का स्टडीज को हमें मानना है, वो सारे चीज हम सीखेंगे। आप सबको हैप्पी दशहरा। आज जो हमारा दशहरा का एक इंडिया में फेस्टिवल है एंड कुछ प्रांतों में भी कल वो दशहरा का फेस्टिवल रहेगा। ये आप सबको मेरे तरफ से दशहरा का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एंड ये जो फेस्टिवल इस टाइम में है ये कोरोना के दौर में चल रहा है, शायद आपको फेस्टिवल का इतना मजा नहीं आ रहा होगा, फिर भी सिचुएशन के साथ में ये करके हमें चलना पड़ेगा। एंड जो विजयादशमी होता है, दशहरा होता है, वो भी पढ़ाई शुरू करने का एक बहुत बढ़िया दिन होता है। पढ़ाई जो पहला लिखते हैं वही दिन से ही शुरू होता है। तो साउथ में हमारा यहाँ पे सब, चेन्नई में उसी दिन पे सब लिखाई पढ़ाई नया कुछ सीखने के लिए जो भी करते हैं इसी दिन शुरू करते हैं। ये एक बहुत ऑस्पिशियस डे है सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए इस साल का पेयर ट्रेड का पहला प्रोग्राम एंड आप लोग सब पहले बैच का पार्टिसिपेंट, तो एंड ये भी एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, ये आपको ये जो ज्ञान मिलेगा इसमें से बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये जो है ये बहुत वैलिड कॉन्सेप्ट है। आप जो लोग स्मार्ट फाइनेंस का बीटा डिकपलिंग में काम कर रहे हैं 2005 में से, हार्डली मुझे कोई ऐसा मिला है जो बोला है कि हाँ वो कॉन्सेप्ट में मुझे फेल्योर ही मिल रहा है, सब उसमें सेटिस्फाइड है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। जो लोग अभी बायर्स हैं, जिनको कभी कभार मैं बायर्स ग्रुप में जेट स्कोर के ऊपर में निफ्टी, बैंक निफ्टी का पेयर ट्रेडिंग देता हूं, वो लोग भी बहुत बढ़िया सेटिस्फाइड हैं। वो बोलते हैं कि बहुत बढ़िया प्रॉफिट आता है। तो उसी तरह का इंप्रेशन आपका भी रहेगा। एंड इसमें जो ट्रेड्स आप बनाए ये इंट्राडे के लिए इतना सक्सेस नहीं रहेगा। अगर आप एक मिड टर्म प्लान डिफाइन करें, यानी कि आपका जो ट्रेड पोजीशन है
अगर ये 2-3 महीने के लिए आप इसको प्लानिंग करें तो ये बहुत बढ़िया मेथड है। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। इसमें जो टॉपिक्स लिस्टेड है, पेयर ट्रेड के फॉर्मूलेज को जानना, जेनसन्स अल्फा को निकालना, शार्प रेशियो को निकालना, ये सब हम करेंगे। इससे पहले जो भी पेयर ट्रेड के एनालिसिस होते हैं, इसमें 4 चरण में ही इसको किया जाता है। 4 डिफरेंट वेज, 4 चरण में इसको किया जाता है। पहला ये है, ये इसमें बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है। पेयर ट्रेड एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत मैथमेटिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो एक एक करके हम सीखेंगे। उसमें छोटे छोटे प्रोसेस है, बहुत है। इसमें पहला स्टेप क्या होता है, डाटा को नॉर्मलाइजेशन करना। ये क्या डाटा नॉर्मलाइजेशन क्या है? अगर आप देखें, निफ्टी चल रहा है 12,000 में, बैंक निफ्टी चल रहा है 24,000 में, तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, एक 12 एक 24। तो इसको नॉर्मलाइज कैसे करें? अगर मैं आपको ये पूछूं, आपका एज है 45 साल, आपका बच्चा का एज है 5 साल, इसको नॉर्मलाइज करो। आप तो एक ही जीन का है, यानी कि आपका अगर डीएनए सैंपल निकाल के बनाया जाए तो बताएंगे हाँ आप उसके पिता है, वो उसका बेटा, आपका बेटा है या बेटी है। तो इस केसेस में दोनों में तो कॉमन सिमिलरिटीज बहुत होंगे, बट ये जो एज का दोनों अंतर है, 5 और 45 में कोई भी मेल नहीं खा रहा है। तो इसको हम नॉर्मलाइज कैसे करें, एक टर्म्स में कैसे समझे? नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है, मैं एक ही सेंटेंस बोल दूं जिसमें से पिता का साल वयस या पिता का एज एंड बेटा का एज दोनों आ जाएगा। लोग समझ जाएंगे हाँ बेटा का इतना 5 साल है, बाप का 45 साल है। तो उसको ये करने के लिए अगर आप देखें, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, यानी कि 5 into 9, बाप का एज बेटा का एज या बेटी का एज का 9 गुना है। तो यहाँ पे बेटा का एज 5 है, तो उसमें लोग समझ जाएंगे कि हाँ बाप का एज 45 होगा। इसी तरह से जब भी बेटा का एज 6 साल होगा, ये भी बढ़ेगा, 46 होगा। तो इसी तरह से इसमें क्या होगा, ये बढ़ोतरी जारी रहेगा, मल्टीप्लिकेशन चेंजेस रहेंगे। यानी कि ये 5 जो है ये हो गया कॉमन फैक्टर, उसमें 9 गुना है, कभी इसमें आ जाएगा 9.01, 9.31। इसी तरह से आपका ये रहेगा, ये एक नॉर्मलाइजेशन टेक्निक होता है। दूसरा नॉर्मलाइजेशन अगर देखें, जो पिता का एज 45 है, बेटा का एज 5 है, अगर इसको दिखा जाए तो इसमें बोलेंगे कि हाँ पिता का एज बेटा का एज से 40 साल ज्यादा है, पिता का एज बेटा का एज से 40 साल ज्यादा है। तो ये भी एक नॉर्मलाइजेशन हो गया, यानी कि अगर बेटा का एज 1 साल भी बढ़ा, पिता का एज भी 1 साल बढ़ेगा, यानी कि इसमें 40 रह गया कॉमन। तो ये जो हुआ, ये आपका प्राइस स्प्रेड, एज स्प्रेड हो गया। इसी तरह से भिन्न भिन्न तरीके से हम इसका नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन करते क्यों है, इसको निकालने का पीछे में क्या कारण है? ये इसीलिए निकाला जाता है क्योंकि समझने में इजी होगा। दूसरा, जो भी फॉर्मूलेज हम ये पेयर ट्रेड में यूज करेंगे, कुछ फॉर्मूलेज ये होते हैं उसको सिर्फ एक ही डाटा चाहिए, एक ही डाटा से निकालेगा वो। जैसे आपका जेड स्कोर हो गया, ये एक ही डाटा को लेके काम करेगा। कोरिलेशन हो गया, वो भी 2 कॉमन पूल डाटा को लेके काम करेंगे। तो ये जो प्राइसिंग में डिफरेंस है, एक है 150 रुपया, एक है 1000 रुपया, तो उनमें 150 में 1000 का कोई मेल नहीं खा रहा है। तो वो एक्सेसिव फैक्टर्स को हम निकाल लेंगे, एक कॉमन फैक्टर लेंगे जो होगा नॉर्मलाइज्ड डाटा। नॉर्मलाइज्ड डाटा, वही नॉर्मलाइज्ड डाटा लेके हमारा सारे कैलकुलेशंस होंगे। वो नॉर्मलाइज्ड डाटा इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमारा कैलकुलेशन सही आए, उसका जो आउटकम है वो सही आए। दूसरा स्टेप ये हो गया, पहला स्टेप डाटा को नॉर्मलाइज करना। दूसरा स्टेप क्या है,
आपका डाटा फ्रीक्वेंसी फॉर योर ट्रेड। आपका जो ट्रेड आप बनाएंगे पेयर ट्रेड का, उसका एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। कोई 10 दिन के लिए ले रहा है, कोई 30 दिन के लिए ले रहा है, कोई 3 महीने के लिए ले रहा है। तो हर एक ट्रेडर का डिफरेंट प्लान्स रहेंगे। तो वो डिफरेंट प्लान को अकोमोडेट करने के लिए, वो डिफरेंट प्लान को एक साथ में एक करने के लिए हमें डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन का कैलकुलेशन चाहिए। कभी 10 दिन का टाइम ड्यूरेशन का चाहिए, कभी 30 दिन का, कभी 15 दिन का, कभी 25 दिन का। वो सब ड्यूरेशन का हमें टाइम ड्यूरेशन का चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, डाटा फ्रीक्वेंसी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। डाटा फ्रीक्वेंसी फॉर योर ट्रेड प्लान, जो ट्रेड प्लान आप बनाए उसका डाटा फ्रीक्वेंसी के साथ में एक बहुत बड़ा रिलेशन रहेगा। तो डाटा फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए। तीसरा, ये जो पेयर ट्रेड फॉर्मूला का रोल आ जाता है तीसरे स्टेप में। डाटा नॉर्मलाइज होगा, डाटा फ्रीक्वेंसी आपको देखना पड़ेगा आपका ट्रेड प्लान के हिसाब से। उसके बाद में ये सारे फॉर्मूलेज का रोल आएंगे, जेड स्कोर, बीटा, बीटा, वो भी जो है तीसरे चरण में ये फॉर्मूलेज सब कैलकुलेट करके आपको वो कुछ गाइडेंस देंगे। तो उस गाइडेंस के ऊपर में आपका ट्रेड के प्लानिंग स्टैंड होगा। उस चौथे में आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस होगा, हेजिंग होगा, कब एंट्री करेंगे, कब एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहेगा, हेजिंग कैसे किया जाएगा, वो सब लास्ट चौथे चरण में। तो यही होता है पेयर ट्रेड का प्रोसेस। आप चाहे तो ये प्रोसेस को तोड़ के और थोड़ा लंबा भी प्रोसेस बना सकते हैं। प्रमुख तरह से अगर देखा जाए, ये चारों चरण में ही आपका ट्रेड्स का जो प्लान है वो रहेगा, क्योंकि प्लानिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पेयर ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा प्लानिंग के ऊपर में ही टिका हुआ है। प्लानिंग में थोड़ा सा अदल बदल कर दिया आप तो ट्रेड गलत हो जाएगा। तो ये पूरा प्लान्ड ट्रेड है, प्लान करके बेस करके किया जाता है। तो जब ये पूरा प्रॉपरली प्लान हो जाता है, यहाँ पे टेक्निकल का रोल्स खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो वोलाटाइल स्टडीज है, यानी कि जो स्टडीज का सिर्फ ऑब्जर्वेशनल इंपॉर्टेंस है, वो सारे चीज घट जाते हैं। यानी कि आपका टेक्निकल स्टडीज हुए, ग्राफ हुए, चार्ट हुए, मूविंग एवरेज, ऑसिलेटर जितने भी हुए, सब का रोल खत्म हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो स्टडीज आएंगे, ये सब मैथमेटिकल स्टडीज सिर्फ दो चीज को वो फोकस करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई। अभी डिमांड का सिचुएशन क्या है, अभी सप्लाई का सिचुएशन क्या है, ऐसी दोनों चीज के ऊपर में आपका प्लान्स भी स्टैंड होंगे, आपके एंट्रीज भी होंगे, एग्जिट भी होंगे। आपको ना कोई कैंडल पैटर्न देखना है, ना कोई मूविंग एवरेज का देखना है, ना कोई पैटर्न स्टडी करना है, कुछ भी नहीं करना है। जस्ट आपको इस फॉर्मूले से निकला हुआ जो डाटा है उसी के ऊपर में आपको बिलीव करना है एंड उसी के ऊपर में ही आपका ट्रेड को स्टार्ट करवाना है। अभी आ जाता है फॉर्मूला का पार्ट। तो पहला जो फॉर्मूला है यहाँ पे जेनसेंस अल्फा, ये क्या होता है, जे अल्फा बोला जाता है। तो यहाँ पे हम दो स्टॉक्स लेते हैं, दोनों स्टॉक को कंपेयर करके ये निकालेंगे कौन सा स्टॉक अभी खरीदने के लिए सही रहेगा, कौन से स्टॉक्स को बेचने के लिए सही रहेगा। तो इसीलिए हम जेनसेंस अल्फा निकालते हैं। तो जेनसेंस अल्फा निकालने के लिए यहाँ पे एक नॉर्मलाइज्ड डाटा से रिटर्न ऑन स्टॉक वन किस तरह का रिटर्न दिया है, स्टॉक टू में कितना रिटर्न आया है, इंटरेस्ट रेट क्या है, इसका बीटा क्या है, इसी को लेके जेनसेंस अल्फा निकलता है। ये देता क्या है, ये बोलता है जो स्टॉक्स का जेनसेंस अल्फा अभी ज्यादा है, ये हो गया एक्स का जेनसेंस अल्फा, एक्स का जेनसेंस अल्फा अगर वाई से बड़ा है, वाई का जेनसेंस अल्फा से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होता है जो एक्स है, ये एक्स का जेनसेंस अल्फा वाई से ज्यादा है। तो एक्स जो है ये अभी बिगर रिटर्न दे चुका है, यानी कि एक्स वाई से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। अभी एक्स में आपका जो
एक्यूमुलेशन साइकिल है ये अभी खत्म होने वाला है, यही बताता है जेनसेन अल्फा। तो अभी चलते हैं जेनसेन अल्फा का कैलकुलेशन नॉर्मलाइज्ड डाटा से कैसे कैलकुलेट करें। तो पहले नॉर्मलाइजेशन देख लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या क्या होता है। तो पहले ये नॉर्मलाइजेशन को देखने के लिए प्राइस रेशियो, प्राइस स्प्रेड, ये सब बताया। जैसे मैंने एक बेटा का एज, बेटी का एज के साथ में पिता का एज को दिखाया, प्राइस रेशियो से एक निकलता है आपका आपका नॉर्मलाइज डाटा। यानी कि मैं अगर HDFC बैंक का ये पिछले डाटा फ्रीक्वेंसी में क्या लिया हूं, एक महीने का 1 सितंबर से 30 सितंबर इसका प्राइस रेशियो अगर मैं निकालूं, HDFC का प्राइस ले लूं डिवाइडेड बाय SBI कर लूं, तो यहाँ पे जो आया तो ये आ गया प्राइस रेशियो। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 5 हो गया कॉमन। ये जितना भी 0.13, 0.24, 0.39, 0.72 ये हो गए वेरिएबल्स। तो ये हो गया आपका प्राइस रेशियो। अगर प्राइस स्प्रेड नॉर्मलाइज्ड डाटा, यानी कि ना ये HDFC का प्राइस है ना वो SBI का है, ये एक नॉर्मलाइज्ड। SBI HDFC SBI का प्राइस से 5 गुना अधिक है, वही 5.13 ले लिया। प्राइस स्प्रेड क्या होता है, उसी तरह से देखा जाए HDFC बैंक इससे कितना ज्यादा है, अगर कर ले तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो है 900 फैक्टर आ गया, तो यहाँ पे तो अगर देखा जाए ये पहले 905 का डिफरेंस था, 917, यहाँ पे 992 का 992 के ऊपर में ये गया। तो ये जो होता है प्राइस स्प्रेड, प्राइस रेशियो, ये सब नॉर्मलाइज्ड डाटा। इसी तरह से अगर हम परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स को निकाले, यानी कि 2 सितंबर का प्राइस को 1 सितंबर का प्राइस में कंपेयर करें, तो इसमें 1.09% का गिरावट है, डेफिसिट है, यानी कि 1.09% नेगेटिव। तो इसमें अगर हम कंपेयर करके ये हमें निष्कर्ष मिलता है कि हाँ इसमें नेगेटिव रिटर्न, HDFC उसी दिन पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये जो रिटर्न्स को हम अगर कैलकुलेट करें हर रोज उसके पिछले दिन का डाटा के साथ में कंपेयर करके, हमें ये जो रिटर्न्स डाटा मिलेंगे ये भी एक नॉर्मलाइज्ड डाटा है। ये रिटर्न से ये नहीं बोला जा सकता ये SBI का डायरेक्ट प्राइस है, एक नॉर्मलाइज्ड डाटा। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है हम एक कॉमन प्राइस निकाले, दोनों प्राइस का कुछ भी ऐसे मैथमेटिकली उसको तोड़ मरोड़ के कुछ एक प्राइस निकाले जो कॉमन रहेगा, HDFC का एंड SBI का कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे SBI को X क्यों लिया गया, Y क्यों लिया गया HDFC, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। अभी देखिए ये नॉर्मलाइज्ड डाटा हो गया, इसमें से जेनसेन अल्फा हमें निकालना है। तो जेनसेन अल्फा कैसे निकालें, इसके लिए पहले जितने भी रिटर्न ये पर डे दिया है SBI सबका एवरेज ले लिया। तो अगर देखा जाए सितंबर में एवरेज रिटर्न है -0.76%, तो यही दिया है SBI। अगर इसी तरह से HDFC को देखा जाए, HDFC पूरा महीना सितंबर में -0.19% का रिटर्न दिया, ये बन गया। ये नेगेटिव भी दिया, वो भी नेगेटिव दिया, बहुत बन गया। अभी आगे देखते हैं, ये बनने के बाद में इसमें तो -0.76 आ गया, इसमें -0.19 आ गया, ये आ गया। इसमें से हम क्या करें, जेनसेन अल्फा निकालें। जेनसेन अल्फा निकालने के लिए क्या क्या यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया, रिटर्न ऑन स्टॉक ए, यानी कि पहला स्टॉक का जो एवरेज रिटर्न है माइनस इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लेंगे उसमें भी वही लेंगे, दोनों स्टॉक में कॉमन रहेगा। इनका बीटा रिटर्न ऑन स्टॉक 2, तो इंटरेस्ट रेट से ही ये निकलेगा जेनसेन अल्फा। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट रेट 6% ले रहा हूँ, 0.06, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 100, 6 को डिवाइड अगर करें 100 में तो ये निकल आएगा आपका 0.6। इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, पहला लिया मैंने एवरेज रिटर्न जो SBI ने दिया है, उसके बाद में माइनस किया 0.06 का इंटरेस्ट रेट, ऐड किया है इसको, इसमें HDFC में जो एवरेज रिटर्न आया है, सॉरी बीटा मल्टीप्लाइड विथ
बीटा, बीटा के साथ में, ये बीटा के साथ में मल्टीप्लाई किया, C28 होता है आपका बीटा, उसके साथ में मल्टीप्लाई किया, HDFC में जो रिटर्न आया -0.06। तो ये जो बीटा को कैसे निकाले उसमें भी मैं बताऊंगा, उसका फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो इसमें जो जनसेंस अल्फा अभी निकल रहा है ये किसका है, SBI का है या HDFC का है, बताइए। ये तो जो निकल गया स्टॉक ये ले लिए, ये सब निकाल, तो ये जो जनसेंस अल्फा निकला ये किसका है, क्या HDFC का ये जनसेंस अल्फा है या SBI का है, कैसे जाने किसका ये है जनसेंस अल्फा, जो भी आपका मन में आता है बोलिए। याद रखने के लिए पहला पैरामीटर को देखिए, क्योंकि वो बदल जाएगा, अल्फा के कैलकुलेशन में उल्टा हो जाएगा। तो जो इस फॉर्मूले में जो स्टॉक ए लिखा गया है, जिसका एवरेज रिटर्न आप पहला यहाँ पे ले रहे हैं, जनसेंस अल्फा उसी का है। यानी कि जो पहला वाला आप किए जनसेंस अल्फा, ये SBI का है। अगर उसी तरह से HDFC का निकालना है तो क्या करें, HDFC का वैल्यू को पहला कर देंगे, SBI चला जाएगा दूसरे वैल्यू में, इंटरेस्ट रेट सेम रहेंगे, तो आ गया आपका जनसेंस अल्फा ऑफ HDFC बैंक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोनों का वैल्यू अगर कंपेयर किया जाए, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नियर जीरो है, यानी कि SBI का जनसेंस अल्फा HDFC का जनसेंस अल्फा से कम है, HDFC का जनसेंस अल्फा से कम है, यानी कि SBI अभी HDFC के तुलने में चीपर है एंड HDFC कॉस्टलियर है। तो अभी 30 सितंबर को यही हमें मिल रहा है, SBI अभी सस्ते में मिल रहा है HDFC के तुलने में, कंपैरिजन में HDFC का कंपैरिजन में SBI अभी सस्ते में मिल रहा है, तो यही हमें मिल गया। तो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर देखा जाए, SBI में अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, HDFC में एक्यूमुलेशन हो चुका है। इसी के कंक्लूजन के ऊपर में हमें जनसेंस अल्फा से ये मिल गया। अगर उसी तरह से हम आगे चल के देखें, दूसरा जो है शार्प रेशियो, इसमें क्या आता है, बीटा का फॉर्मूला में बताऊंगा। शार्प रेशियो जो होता है इसमें क्या होता है, रिटर्न गिवन बाय द स्टॉक, इंटरेस्ट रेट, दूसरा स्टॉक का रोल कुछ नहीं है, एनुअल वोलाटिलिटी, ये दो करने से शार्प रेशियो निकल आएगा। तो ये शार्प रेशियो भी हम निकाले, यहाँ पे शार्प रेशियो अगर निकाले, SBI में एवरेज रिटर्न क्या आया था, इंटरेस्ट रेट को उसमें से हटा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए ईयरली वोलाटिलिटी, ईयरली वोलाटिलिटी यहाँ पे हम जो डाटा हमारा लिया गया है, डाटा जो पहला सेकंड दूसरे स्टेप में मैं यहाँ पे बताया था, डाटा फ्रीक्वेंसी, पिछले एक महीने का डाटा लिए हैं, एक महीने का डाटा को यूज करके लॉगरिथमिक मेथड में हम वोलाटिलिटी निकाले, वोलाटिलिटी में स्क्वायर रूट ऑफ 365 करके ईयरली वोलाटिलिटी निकाले। SBI का 41% ईयरली वोलाटिलिटी, HDFC का 26% ईयरली वोलाटिलिटी। तो इसी हिसाब से अभी SBI का वोलाटिलिटी को लेके हम SBI का शार्प रेशियो निकालेंगे। उसी तरह से यहाँ पे हम HDFC का वोलाटिलिटी, उसका एवरेज प्राइस रिटर्न लेके आप HDFC का शार्प रेशियो निकालेंगे। और एक चीज ध्यान में रहे, आप जनसेंस अल्फा में भी इंटरेस्ट रेट यूज कर रहे हैं, शार्प रेशियो में भी इंटरेस्ट रेट आप यूज कर रहे हैं, ये दोनों इंटरेस्ट रेट सेम रहना चाहिए। एक में 6%, एक में 10% नहीं रख सकते, दोनों में यहाँ पे 5% तो वहां पे भी 5%। तो यहाँ पे बात यह जाता है मैंने 6% क्यों लिया, 5 क्यों नहीं लिया, ले सकते हैं जो आपका इंटरेस्ट रेट है। अभी अगर देखा जाए लिक्विड फंड्स जो होते हैं, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, जो कमर्शियल पेपर्स में पैसा को लगाते हैं, उनका रिटर्न भी वही 5 to 6% ही है। तो इसी तरह से अगर देखा जाए शार्प रेशियो इसी के तरफ में ये देता है। शार्प रेशियो को अगर कंपेयर किया जाए, SBI का शार्प रेशियो कम है HDFC के तुलना में, SBI भी अभी सस्ते में मिल रहा है HDFC के तुलना में, शार्प रेशियो निकल आया।
अभी चलते हैं तीसरा फॉर्मूला, ट्रेनर रेशियो। इस तरह का बहुत सारे होता है, सटिनो रेशियो भी एक होता है, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, सटिनो रेशियो, प्राइस रेशियो, बहुत होते हैं। ये रेशियो को देखने लगे आपको मिनिमम तो 30-40 रेशियो मिल जाएंगे ऐसे, बट वो सारे रेशियो आपका काम का नहीं। जो रेशियो हमें पेयर ट्रेड के लिए चाहिए वही रेशियोज को हमें सीखना है। ट्रेनर रेशियो क्या होता है? रिटर्न ऑन स्टॉक माइनस रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट बीटा ऑफ द स्टॉक। यहाँ पे भी बीटा आ गया, पहला जेनसन अल्फा में बीटा था, यहाँ पे भी बीटा आ गया। तो ये बीटा को निकालने के लिए भी एक सरल फॉर्मूला है। आप एक्सेल में एक स्लोप बोल के एक फॉर्मूला है, SLOP, स्लोप करके आपको डिपेंडेंट वेरिएबल कमा इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे HDFC, SBI हुआ इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि जो भी वेरिएबल का वोलाटिलिटी ज्यादा होगा वो रहेगा इंडिपेंडेंट, जो भी वेरिएबल का वोलाटिलिटी कम होगा वो रहेगा डिपेंडेंट। ये नियम सिर्फ स्टॉक्स को कंपेयर करने के लिए, जब SBI के साथ में HDFC बैठा हुआ है, जब HDFC के साथ में ICICI बैठा हुआ है, ये नियम उसी के लिए वैलिड है। ये नियम आपका इंडेक्स के साथ में वैलिड नहीं रहेगा। जब इंडेक्स बैठेगा, निफ्टी बैठेगा HDFC के साथ में, ये नियम नहीं लागू होगा। जब बैंक निफ्टी बैठेगा वो ये नियम भी लागू नहीं होगा। तो ये नियम सिर्फ एंड सिर्फ लागू होगा इसी में, जहां पे ये नियम का लागू का एक ही प्लेस है जहां पे दोनों स्टॉक्स रहेंगे। जहां पे इंडेक्स एंड स्टॉक आ गया ये नियम नहीं लागू होगा ना, जहां पे इंडेक्स एंड इंडेक्स आ गया तो वहां पे भी नहीं लागू होगा। दिखा जाएगा ये किस तरह का इंडेक्स है। तो अगर सेक्टरल इंडेक्स के साथ में निफ्टी को बैठा जा रहा है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो जेड स्कोर के मेथड में निफ्टी हर वक्त इंडिपेंडेंट रहेगा। बीटा डिकपलिंग के मेथड में दोनों में से जिसका वोलाटिलिटी ज्यादा है वही इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ये जो नियम है वो आपका डिफरेंट यूज के लिए, डिफरेंट मेथड के लिए डिफरेंट नियम्स है। तो अभी फिलहाल के लिए ये जो आपका लिया गया स्लोप से बीटा निकल आया, नहीं तो बीटा का भी दूसरा एक बड़ा फॉर्मूला है, उसमें कोवेरियंस डिवाइडेड बाय वेरियंस लेके भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे कोवेरियंस वेरियंस इनटू n डिवाइडेड बाय n-1, इस तरह का भी एक फॉर्मूला है, उसको भी लेके आप कर सकते हैं। ये भी बीटा का एक तीसरा फॉर्मूला है। तो बीटा को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। तो ये मिल गया आपका शार्प रेशियो। यहाँ पे ट्रेनर रेशियो में वही जो स्टॉक्स में कितना रिटर्न्स आया, इंटरेस्ट रेट घटा दो, डिवाइड कर दो उसको बीटा में, ये बन गया SBI का। क्योंकि SBI का रेशियो यूज हुआ। अगर उसी तरह से आप निकालना चाहें HDFC का रिटर्न से इंटरेस्ट रेट घटा दो, उसके बीटा में डिवाइड कर दो। तो इसमें भी ये पता चला गया कि हाँ SBI सस्ते में मिल रहा है HDFC के तुलने में। तो ये तीनों तो मिल गए, जेनसन अल्फा, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, बीटा भी समझ में आ गया। अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक और भी एक फॉर्मूला रहता है अल्फा। ये जो अल्फा बहुत प्लेसेस में यूज होता है, बट ये जो अल्फा है ये आपका पोर्टफोलियो अल्फा नहीं है। बहुत लोग, जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो अल्फा को बहुत सोचते हैं। वो बोलते हैं कि कोई फंड मैनेजर आया, जो भी फंड मैनेजर आया या आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आया, उन्होंने बताया कि मैं अमुक फंड में देखिए अल्फा है 5-3%, यानी कि इंडेक्स अगर 5% दिया है तो आपका फंड दिया है 5 + 3%, 5 + 3%, 8%। तो अल्फा वो अलग सा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो अल्फा हम निकाल रहे हैं ये होता है हमारा पेयर ट्रेडिंग के लिए चाहिए, पेयर ट्रेडिंग के लिए अल्फा। तो एक्स का अल्फा निकालने के लिए यहाँ पे ध्यान रहे, एक्स का अल्फा निकालने के लिए वाई का एवरेज लिया जाएगा एंड बीटा लिया जाएगा, एंड एक्स के बीटा के साथ में वाई के एवरेज से एक्स का एवरेज का बीटा मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट करने से आपका मिलेगा एक्स का अल्फा। वाई का अल्फा के लिए यहाँ पे एक्स लिया जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा। यानी कि आपका SBI एंड HDFC के केस में, HDFC अगर यहाँ पे आपने लिए
HDFC लिए तो ये निकलेगा SBI का अल्फा। अगर ये पहला पैरामीटर में अपने SBI का ले लिया तो ये निकलेगा HDFC का अल्फा। तो ये ध्यान रहे, और दोनों जेनसन्स अल्फा एंड अल्फा में वही डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए जो पहला बैठा हुआ है उसका अल्फा, अब जो अल्फा निकल रहा है वो सेकंड में बैठा हुआ वेरिएबल का ही अल्फा आप निकल रहे हैं। बट अगर आप चले जाए पहला फॉर्मूला को जेनसन्स अल्फा, यहाँ पे जो पहला स्टॉक बैठा हुआ है उसी का जेनसन्स अल्फा आप निकाल रहे हैं। तो ये दोनों डिफरेंसेस देख लीजिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन देता है ट्रेडर लोगों को। अल्फा जब निकाले जिसके साथ में बीटा का मल्टीप्लाई हुआ है उसी वेरिएबल का अल्फा ही वो रहेगा। एंड जब भी आप जेनसन्स अल्फा निकाले जो पहला वेरिएबल का आप रिटर्न्स ले रहे हैं उसी का जेनसन्स अल्फा निकलेगा। तो ये होता है आपका डिफरेंस जेनसन्स अल्फा एंड अल्फा के बीच में। क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आया, या किसी को कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं। पेयर ट्रेडिंग का एनालिसिस 4 चरण में होता है। पहले हमें डाटा को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, दूसरे चरण में हम डाटा का फ्रीक्वेंसी देखेंगे, तीसरे चरण में सारे फॉर्मूलेज का कैलकुलेशंस रहेंगे, चौथे चरण में हमारा एग्जीक्यूशंस होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा, ये सारे रहेंगे। तो ये रहा आपका जो कैलकुलेशंस का एसेंस, यानी कि यहाँ पे ही आपका सारे कैलकुलेशंस यहीं पे ही होते हैं। तो ये आ गया आपका ट्रेनर रेशियो तक, आपने समझ लिया, हाँ बेटा ये है जेनसन्स अल्फा, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, ये सब आ गया। अभी अगर मैं आपको पूछूं बेटा बीटा होता क्या है, तो ये जो सी एंड ई, यहाँ पे सी एंड ई है प्राइस का जो डिफरेंस, आपका जो कितने परसेंटेज ऑफ चेंजेस आया है, एसबीआई में कितने परसेंटेज का चेंजेस, और एस दुबे जी, एंड यहाँ पे एचडीएफसी का, क्योंकि हम डायरेक्ट प्राइस नहीं ले सकते, ये भी एक नॉर्मलाइजेशन है। हर रोज जो प्राइसिंग का चेंजेस आया हुआ है ये भी एक नॉर्मलाइज्ड डाटा है। तो यहाँ पे मूल तरह से आपको ये देखने के लिए मिला, फॉर्मूलेज में हम डायरेक्ट वैल्यू यूज नहीं कर रहे हैं। एसबीआई का, एचडीएफसी का जो क्लोजिंग प्राइस हुआ उसको सब हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं एंड रिजल्ट, नॉर्मलाइज्ड डाटा। यानी कि नॉर्मलाइज्ड डाटा क्या है, परसेंटेज ऑफ चेंजेस क्या है, प्राइस रेशियोज क्या है। जब जेड स्कोर सीखेंगे तब हम प्राइस रेशियो को यूज करेंगे, प्राइस स्प्रेड को भी यूज करेंगे किसी डिसीजन प्रोसेस में। तो ये सारे नॉर्मलाइज्ड डाटा ही हम यूज कर रहे हैं। ध्यान रहे दोनों का कंपैरिजन में किसी का डायरेक्ट प्राइस यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ नॉर्मलाइज्ड डाटा। एक ने क्या रिटर्न दिया, दूसरे ने क्या रिटर्न दिया, हर रोज के बेसिस में वो रिटर्न के ऊपर में काम हो रहा है। दोनों का प्राइसिंग रेशियो क्या है उसके ऊपर काम हो रहा है, प्राइस स्प्रेड क्या है उसके ऊपर काम हो रहा है, दोनों का इंडिविजुअल प्राइस क्या है उसको हम ये नहीं देखते। एक ने 100 रुपया में 1 रुपया का गिरावट दिया है, दूसरे ने 100 रुपया में 86 पैसा का बढ़ोतरी दिया, तो ये दोनों प्राइस चले गए काम में। फॉर्मूले के अंदर में, फॉर्मूले में डायरेक्ट प्राइस यूज नहीं हुआ किसी भी फॉर्मूले में, ये भी ध्यान रहे, कोई भी फॉर्मूले में डायरेक्ट प्राइस यूज नहीं हो रहा है, सब परसेंटेज का नॉर्मलाइज्ड डाटा यूज हो रहा है। नॉर्मलाइज्ड डाटा इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि पेयर ट्रेड का सक्सेस बढ़ेगा, इसमें से पेयर ट्रेड का सक्सेस बढ़ेगा। आपका जो फॉर्मूलेज के कैलकुलेशन काम तो होगा, ये एचडीएफसी एसबीआई का एचडीएफसी का तो कंपैरिजन हो गया ये सब, बट अभी ट्रेड का प्रोसेस नहीं बना है, ट्रेड का प्रोसेस अलग रहेगा। अभी अगर हम देखें ये कोरिलेशन एंड बीटा होता क्या है, बीटा क्या होता है बताइए, ये बीटा होता क्या है, ये बीटा होता क्या है। इसमें बोले कि बीटा 0.31, इसका मतलब क्या है, एक का वोलाटिलिटी 40% है, दूसरे का 24% है, समझ में आ गया। एक में थोड़ा ज्यादा ऑसिलेशंस रहेंगे, दूसरे में थोड़ा कम रहेगा। बट ये जो बीटा होता है, बीटा क्या होता है, बीटा का मतलब होता है सेंसिटिविटी।
आपने अपना दोस्त को थप्पड़ मारा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी को बोला जाता है बीटा। तो सेंसिटिविटी एक हुआ, सेंसिटिविटी। दूसरा जो कोरिलेशन है ये होता है बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ, दोनों का दोस्ती कितना गहरा है। आपका एक दोस्त है, आप उसको क्लोज फ्रेंड मानते हैं। पहला बीटा, वही दोस्त के साथ में बीटा एंड कोरिलेशन को कंपेयर कीजिए। बीटा ये होता है सेंसिटिविटी, आपने थप्पड़ मारा वो क्या सोचेगा, आपने उसको गाली दिया वो क्या सोचेगा, सेंसिटिविटी। तो गाली का, जो आपने गाली दिया उसका रेस्पॉन्स क्या आएगा, सेंसिटिविटी है रेस्पॉन्स। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ये है आप खाना खाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में दारू पीते हैं, साथ में सिगरेट पीते हैं, वो सब सही सही चल रहा है। किसी दिन वो देख लिया आप दूसरे आदमी के साथ में खाना खा रहे हैं तो वो क्या सोचेगा, क्या वो उस टाइम में उसका रिएक्शंस क्या रहेंगे, तो क्या उसका दिल टूटेगा, क्या वो उसको लाइटली लेगा, वो आ जाता है कोरिलेशन में। तो बीटा एंड कोरिलेशन में ये अंतर आपको सोचना पड़ेगा। एक है प्राइसिंग के ऊपर में, दूसरा ये है कि अभी उनका बंडिंग कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर कोरिलेशन है, बंडिंग कितना स्ट्रांग है। बीटा है प्राइसिंग के रिलेशन में। थोड़ा अभी बीटा के ऊपर में भी देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे बीटा आया 0.31, 0.31 बीटा। इसका मतलब ये होता है जब एसबीआई में 1 रुपया का चेंज आएगा, 1% का चेंज आएगा, उस समय में एचडीएफसी में 0.3% का चेंज आएगा। यानी कि अगर एसबीआई में +1% आता है, +1% आता है, +1% का गेन आता है, ये आपको प्लस 0.32% का गेन देगा एचडीएफसी। दोनों पॉजिटिव देंगे क्योंकि बीटा पॉजिटिव है। बीटा अगर नेगेटिव होता तो कैसे इसको मानते, अगर ये पॉजिटिव देता है तो एचडीएफसी नेगेटिव देगा। यानी कि अगर यही 0.31 नहीं होके -0.31 होता तो आप बोलते कि एसबीआई में 1% पॉजिटिव हो तो एचडीएफसी में -0.31 का नेगेटिव आएगा क्योंकि बीटा नेगेटिव है। तो ये हुआ आपका बीटा के तरफ से प्राइसिंग के रिलेशन। कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन क्या है, 52% बताता है। अगर ये एसबीआई 1% ऊपर जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है, 50% चांस है कि एचडीएफसी भी ऊपर जाएगा, 50% चांस। तो ये अगर 1% ऊपर जाता है तो 50% चांस बनता है कि एचडीएफसी भी ऊपर जाएगा। अगर ये 90% हो जाता है तो कोरिलेशन तो बनेगा, हाँ 90% चांस है ये ऊपर जाएगा, जरूर जाएगा। 50 मीन्स आधा आधा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो कोरिलेशन का बीटा का ये रिलेशन है। तो यहां से डिकपलिंग हम निकालेंगे, बीटा का डिकपलिंग। डिकपलिंग का मतलब ये होता है कितना होना चाहिए था एंड क्या हुआ, वो दोनों का डिफरेंस। हमारा एक्सपेक्टेशन मैथमेटिकली क्या था एंड बना कितना। अभी अगर देखें यहाँ पे एसबीआई आपका 1% नीचे में गया, इसका बीटा क्या है 0.3125। तो इस हिसाब से देखा जाए ये 0.34 नेगेटिव होना चाहिए, यही होना चाहिए। बट हुआ क्या, 0.86 पॉजिटिव, उल्टा हो गया। तो डिकपलिंग कितना बना, तो अगर डिकपलिंग हम देखें एक्चुअल क्या हुआ था उसमें से हम हटा देंगे ये जो एग्जैक्ट एक्चुअल क्या हुआ एंड क्या होने वाला था। 0.34 नेगेटिव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि डिकपलिंग बना 1.21% पॉजिटिव। पॉजिटिव डिकपलिंग 1.21% का बन गया। तो इसको अगर हम सही तरह से कैलकुलेट करें, हर रोज डिकपलिंग बनेगा। ये हुआ आपका एचडीएफसी का चेंजेस, इसमें से माइनस लगा दीजिए। ये हुआ आपका एसबीआई का चेंजेस,
इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए बीटा, बीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीटा कांस्टेंट रहेगा, हर रोज बीटा कांस्टेंट रहेगा, इसमें $2 साइन फिक्स कर दीजिए, तो $साइन 2 फिक्स कर दीजिए, ये कांस्टेंट हो गया, यानी कि 1.21% का चेंजेस आया। तो इसी हिसाब से हर रोज का कर सकते हैं, हर रोज का डिकपलिंग क्या क्या बना ये आ गया, हर रोज का डिकपलिंग हमें मिल गया। अभी क्वेश्चन ये आता है, तो क्वेश्चन ये आता है, तो उसको थोड़ा नीचे में करना था, तो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ क्योंकि लास्ट रिकॉर्ड 0 हो जा रहा है, प्रॉब्लम होगा। पहला वाला रिकॉर्ड अगर 0 होता है तो चलेगा। तो ये तो डाटा है, इसका एग्जैक्ट कितना हुआ, क्या होने वाला था, इनटू इसमें किया मैंने बीटा का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया बीटा को, एंड बीटा जो है एक कांस्टेंट रहेगा, उसी को थोड़ा नीचे वाला जो सेल है उसमें लिख दिया। ये हो गया बीटा डिकपलिंग, इतने इतने बने हैं। बट कोरिलेशन क्या बता रहा है, कोरिलेशन बता रहा है इसमें से तो हमारा 0.52% का चांसेस थे, यानी कि आधा ही काम करेगा, ज्यादा तो काम नहीं करेगा। तो ये जो डिकपलिंग हमने निकाले, ये डिकपलिंग है क्या, पूरा पूरा का 100% काम करेगा, यानी कि ये अगर 1% जाता है नीचे तो उसको भी 0.31% का नीचे जाना है 100%। बट ये जो कोरिलेशन बोल रहा है, हाँ आधा, यानी कि अगर मैं मेरा दोस्त को थप्पड़ मारूं 100% चांस है वो मेरे को भी एक थप्पड़ मारेगा, अगर वो नहीं मारता है तो वहां पे हाँ देखा, हाँ ये रिएक्शंस उसका ऑपोजिट रिएक्शंस नहीं हुए, तो इसीलिए वो सहन कर गया, वो नहीं मुझे पिटाई नहीं किया। तो उसमें से 50% चांस है कि हाँ मैं उसको पिटता हूं तो वो भी मुझे पिटेगा। तो ये जो 50% चांस को कैसे इसमें अकोमोडेट करें, ये जो है इसमें से आपको क्या करना है, 100% का आप लिए थे, इसमें से 50% कर दीजिए, यानी कि कोरिलेशन को भी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो यानी कि अभी ये भी कोरिलेशन भी स्टैंड स्टिल रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, जो 1.21 था वो भी बदल के 1.04 हो गया, ये सारे चीज भी बदल गए। तो इसी तरह से आपको बीटा डिकपलिंग निकालना है, क्योंकि ये डिकपलिंग को देख के आपको क्या करना है, ट्रेड का इनिशिएट करना है, वो पढ़ेंगे अगले मॉड्यूल में। तो आपका बीटा निकल आया, अल्फा निकल आया, जेनसन्स अल्फा, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, कोरिलेशन, ये सारे निकल आए, एंड कोरिलेशन का भी जो इंपॉर्टेंस है वो भी आपको पता चल गया। तो ट्रेड का इनिशिएशन प्रोसेस अलग है। अभी आपके लिए काम क्या है वो जानना जरूरी है। अगले सेशन जब शुरू होगा, अगले सेशन से पहले ये एक्सेल सीट को देख के 5 बैंकिंग स्टॉक्स को बैंक निफ्टी के साथ में ऐसे अरेंज करके आपको कैलकुलेट करके रखना है। तो अभी आपको पूरा फ्रेश डाटा लेके, यानी कि आज हुआ 25 अक्टूबर, आपको आप पूरा ले लीजिए, पिछले 3 महीने का ले लीजिए, यानी कि अगस्त का ले लीजिए, सितंबर का ले लीजिए, अक्टूबर का जितना दिन बचा हुआ है ये ले लीजिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का डाटा लेके 5 बैंकिंग स्टॉक के साथ में इसको करना है। बैंकिंग स्टॉक्स कौन सा रहेंगे, आप एसबीआई ले लीजिए, बैंक निफ्टी ले लीजिएगा, ये सारे स्पॉट प्राइस ही लीजिएगा। स्पॉट प्राइस में कैलकुलेशन करेंगे, फ्यूचर प्राइस में एंट्री करेंगे। स्पॉट प्राइस में इसलिए कैलकुलेट करेंगे, एक्सपायरी का झमला जो प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। तो बैंक निफ्टी के साथ में एसबीआई, एक्सिस, उसमें साथ में आईसीआईसीआई, उसके साथ में आप ले लीजिए एचडीएफसी बैंक ले लीजिए। जंक कोई मत लीजिए, इसमें भी आप बजाज फिनेंशियल, कोई एक फिनेंशियल सर्विसेज का भी ले लीजिए, बजाज फिनेंस का ले लीजिए। ये 4-5 स्टॉक्स के साथ में बैंक निफ्टी का बैठा दीजिए। निफ्टी के साथ में भी बैंक निफ्टी का बैठा दीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी ले लीजिए। तो इतना सब डाटा को रेडी करके रखना है, ये फॉर्मूलाज को सब प्रैक्टिस करना है, कैसे कैलकुलेट हुए हैं उसको करना है, ये सब करके रेडी करके रखना है। अगले सेशन में जब हम
डायरेक्ट सब मेथड्स को डिस्कशन करेंगे। उस समय में ये फॉर्मूला कैसे आया वो नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यही बताया, इसी के हिसाब से जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो भी ये जो एनालिसिस बना, ये तो अभी 30 तारीख को ही पता चलेगा क्या एसबीआई एचडीएफसी से ज्यादा परफॉर्म किया है या नहीं। बट फिलहाल अगर देखा जाए एसबीआई चीपर है 3 प्लेसेस में, सिर्फ अल्फा बता रहा है एसबीआई कॉस्टलियर है, बट कोरिलेशन मेल नहीं खा रहा है। कोरिलेशन 50% है, आधा आधे में। तो कोरिलेशन जब 50% में आ जाता है तब क्या है, ये एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है ट्रेड करने के लिए। ट्रेड करने के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन है कोरिलेशन का, आप फिबोनाची रेशियो 62% ले लीजिए। 62% से लेके 90% तक का कोरिलेशन सही होता है ट्रेडिंग में। 90 से ज्यादा हो गया, क्योंकि कोरिलेशन का जो स्केल रहता है -1 to +1, इसको एक ऑसिलेटर्स भी बोलते हैं कोरिलेशन को। तो जब भी ये 90 से ज्यादा हो गया या आपको 62 से कम हो गया, तो इस केसेस में आपको ऑप्शन के साथ में हेजिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोरिलेशन जो होता है वो थोड़ा फिबल रहता है, यानी कि वो थोड़ा इतने सॉलिड कोरिलेशन नहीं है कि आपको शॉर्ट टर्म में वो प्रॉफिट दे सके। तो इसीलिए ये फेबल कोरिलेशन है। वो फेबल कोरिलेशन को काउंटर करने के लिए ये आपको करना पड़ेगा। एंड जो आपके अगले मॉड्यूल्स रहेंगे उसमें हमें पेयर ट्रेड बीटा डिकपलिंग को लेके सीखना है, जेड स्कोर को लेके सीखना है, पेयर ट्रेड जो आपको प्राइस रेशियो से सीखना है। 2-3-4 मेथड्स आप सीखेंगे, बट पहला जो चीज आपको प्रैक्टिस करना है ये सारे फॉर्मूलेज। एंड लास्ट में ये आता है आपको स्टॉक्स कैसे सिलेक्शन करें पेयर ट्रेड के लिए। इंडेक्स स्टॉक्स जो सॉलिड स्टॉक्स है, यानी कि इंडेक्स में जिसका तवज्जो ज्यादा है, जिसका वेटेज ज्यादा है, उसी स्टॉक्स को इंडेक्स के लिए सिलेक्ट करें। सेम सेक्टर का स्टॉक्स होना चाहिए। यहाँ पे भी आपको हेजिंग का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो जो स्टॉक्स आप हेज कर रहे हैं उसमें ऑप्शंस भी एक्टिव होना चाहिए। ये तीनों कंपोनेंट होना चाहिए। ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा तो हेज कैसे करें, वो इंडिविजुअल स्टॉक्स को प्रोटेक्ट फर्दर कैसे करें, वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए ऑप्शंस का एक्टिविटीज भी एक्टिव होना चाहिए। इंडेक्स स्टॉक विथ इंडेक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो लिख सकते हैं। जो थोड़ा हाई वेटेज वाला स्टॉक्स है इंडेक्स में, रिलायंस के साथ में निफ्टी हुआ हो सकता है, बहुत बढ़िया है। इन्फोसिस के साथ में निफ्टी हुआ, बहुत बढ़िया है। इन्फोसिस के साथ में टीसीएस हुआ, बहुत बढ़िया है। सो जो फ्रंटलाइन बड़ा स्टॉक्स है वही रहेंगे आपके पेयर ट्रेड का बास्केट। बैंक निफ्टी के साथ में बड़े बड़े बैंक्स के स्टॉक्स वो भी रहेंगे आपका जो बास्केट में। तो हाँ, एक साथ लेना है सौरभ जी, एक साथ 3 महीने का, अगस्त से लेके अक्टूबर तक का डाटा लीजिए। एक बार भी बता देता हूं, पेयर ट्रेड अगर सही तरह से सीखना चाहते हैं, ये जो फॉर्मूलेज है इसको सही तरह से समझना जरूरी है। इसको अगर ना समझे, आगे का जो चीज है वो समझ में नहीं आएगा। ये सब आपको मिलेगा, वो सब मैं ग्रुप में डाल दूंगा, सभी आपको एक्सेल पीपीटी सब डाल दूंगा। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूलेज को नहीं समझेंगे, आगे वाला जितने भी सेशंस होगा कुछ भी समझ। तो चॉइस आपका है, वे ऑफ ट्रेडिंग है। इसको अगर सही से करना चाहते हैं कंप्लीट, ये जो आने वाले जो सेशंस आपके हैं, ये सारे सेशंस जो 31 1 नवंबर 7 नवंबर का है, इसमें अगर सही फायदा लेना चाहते हैं आज का सेशन का, ये रिकॉर्डिंग्स को सही तरह से आपको देखना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। सेशन का कुछ भी बात आज नहीं हुआ, सिर्फ फॉर्मूले। ट्रेड डिसीजंस बहुत इजी हो जाएगा फॉर्मूला समझने में। आपने ये सीखा कि बीटा डिकपलिंग कैसे निकाला जाता है, कोरिलेशन का क्या रोल रहता है बीटा डिकपलिंग में, बीटा क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, ये जेनसन अल्फा शार्प रेशियो ट्रेंडल रेशियो क्या होते हैं, अल्फा क्या होता है, वो आपके समझ में आ गया तो पेयर ट्रेडिंग इजी हो जाएगा। डाटा को कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है ये समझ में आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा। बड़े बढ़िया टेक्निक है। एक बार आप पेयर ट्रेड में काम करना शुरू कर दिए, आप दूसरा कोई ट्रेड करना
आपको पसंद नहीं आएगा, ये भी मैं बता देता हूँ। ये जो 4 सेशन रहेगा, 4 सेशन में सही से सीख लिए, आप बहुत एंजॉय करेंगे। पेयर ट्रेड में बहुत बढ़िया रिटर्न आता है, उसमें परसेंटेज नहीं लगा सकते, और पेयर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट इतना सॉलिड हो जाता है, जो लोग उसको किए हैं। जैसे मार्च में एक बड़ा फॉल आया निफ्टी बैंक निफ्टी का, जो लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पेयर में भी जो लोग एंट्री किए थे हेजिंग के साथ में, मैं बोलता हूं कि हेजिंग के साथ में ही करो। मार्च में बड़ा फॉल आ गया, बड़ा पैसा कमा लिए, पैसा बहुत बढ़िया पैसा कमा लिए। एक एक पोजीशन में 2.5 लाख 3 लाख का आ गया। जो लोग हेजिंग नहीं किए थे उनको 50-55 हजार का लॉस लगा। जो लोग हेजिंग के साथ में लिए थे, सडन फॉल आ गया, 1.5-2 लाख लोग कमा लिए एक एक, यानी कि डबल कर दिए पैसा। 1.5-2 लाख का इन्वेस्टमेंट में 1.5-2 लाख ही कमा लिए। तो इस तरह जब वो 3,500-7,500 हजार से रिवर्सल हुए, उस समय में जो लोग भी एंट्री किए थे उनका भी बहुत बढ़िया। जो लोग बीटा डिकपलिंग में उस टाइम पे एंट्री किए थे, कुछ लोग भी 7,500 में बीटा डिकपलिंग में एंट्री किया। अभी 7.5 हो गया, जीरो तो नहीं जाएगा। बहुत पुराने लोग जो इसको मेथड्स को पढ़े हुए थे उस टाइम में, उन्होंने कॉल किए। मैं भी खुद भी कुछ पोजीशंस लिए थे। तो इंडेक्स तो जीरो होने वाला नहीं, जो भी उन्होंने उस टाइम में बीटा डिकपलिंग के हिसाब से लिए थे, बहुत बढ़िया दिया। वो एक शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम में, बट ऑब्जेक्टिव रखना पड़ेगा, 2-3 महीने का रखना पड़ेगा। वो इंट्राडे में 10 दिन 5 दिन में फ्लक्चुएट करेंगे तो कम प्रॉफिट आएगा। जो लोग 2-3 महीने का ऑब्जेक्टिव रखे थे, बढ़िया पैसा कमा लिया। मेरा भी कुछ पोजीशंस था, बहुत बढ़िया गेन भी दिया। तो ये एक बार इसमें सेट हो जाएंगे, आप दूसरा ट्रेड को सोचेंगे भी नहीं। स्पेशली जो लोग सब धंधा दूसरे धंधे का लोग है, यानी कि जॉब करते हैं, काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम रहता है, ट्रेड उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, इंट्राडे कर नहीं सकते, सिस्टम्स को 24 घंटा देख नहीं सकते, जो भी 7-8 घंटे हर वक्त नहीं देख सकते, वो लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। इनिशिएट कर लो, एक ट्रिगर फिक्स कर लो, तो ट्रिगर फिक्स करके आप काम करो। जब वो ट्रिगर होगा तो आपको मैसेज, तो बहुत सारे ब्रोकर्स तो अभी ट्रिगर्स देते हैं, निफ्टी इतना हो गया है कि ट्रिगर मुझे मैसेज भेज दो। तो उस तरह का जो लोग करते हैं, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ट्रिगर हो गया, तो आप उसी हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड पेयर ट्रेड में लॉस बुक करके उसको क्लोज करना की जरूरत भी नहीं है, अगर हेजिंग के साथ में है एंड अनफेवरेबल ट्रेड चल रहा है। M2M तो मैनेज होते जाएगा, जब भी जो भी हेजिंग कंपोनेंट है उसमें से भी कुछ आते रहेगा, तो आप उस पोजीशंस को लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। में जो भी ट्रिक्स मैं बताऊंगा, स्पेशली आपका पेयर ट्रेड का एंट्री एंड एग्जिट का जो प्रोसेस में बताऊंगा, वो प्रोसेस को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे जो स्टडी होता है, कोरिलेशन का रोल पहला आता है, उसके बाद में ये सारे कोरिलेशन का रोल पहला। कोरिलेशन फेवरेबल नहीं है, ये सारे रेशियो का कैलकुलेशन कुछ काम का नहीं। कोरिलेशन फेवरेबल है तब जाके इसमें नजर डाला जाएगा। तो इसी तरह से जो भी छोटे छोटे टेक्निक्स में बताऊंगा, वो पेयर ट्रेड के साथ में, ये स्टडी के साथ में उसको फॉलो करेंगे, तब जाके ये आपको एक सॉलिड ग्रिप देगा। एंड आपको डेली स्पेकुलेशंस का जरूरत नहीं पड़ेगा, डेली स्पेकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत ट्रेड फ्रीक्वेंसी आपका घट जाएगा, साल में बहुत कम ट्रेड्स आप करेंगे, बट जो भी ट्रेड्स करेंगे बहुत बढ़िया रिवार्डिंग ट्रेड्स रहेंगे, जो बहुत बढ़िया रिवार्डिंग ट्रेड्स रहेगा। तो ये भी एक बेनिफिट है पेयर ट्रेड का। तो सेशन खत्म होने दीजिए, तब आपको उसका पूरा कंप्लीट आउटलुक बन जाएगा। अभी जो सॉफ्टवेयर आपको दिया गया है 3 महीने का, सेशन खत्म होने तक जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, कुछ भी काम मत कीजिए। सेशन जब खत्म हो जाएगा तब जाके आप उसका काम कीजिए।